आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं एक ऐसे प्रैक्टिस सेट को जो टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य अपने बाद सौंपा था पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को। ए विकल्प अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2013 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए इसमें से किसे प्रदान किया गया? 2013 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? तो आपने कौन सा विकल्प चुना? अगर आपने विकल्प मृदुला गर्ग चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि किसमें से कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प डी, सेनापति। जी हाँ, सेनापति के साथ आप अगर हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है। प्रश्न संख्या 4 है कि नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार इसमें से कौन है? तो नाटककारों में ऐतिहासिक नाटक इसमें से लिखने वाले कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने ऐतिहासिक नाटककार के रूप में राम कुमार वर्मा जी विकल्प डी सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो विकल्प इसका क्या सही होगा? अगर आपने विकल्प में पूर्वी हिंदी सेलेक्ट किया है, बी विकल्प के साथ हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर के पास। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद आपके 343 से 351 तक के हैं और विकल्प में आपने ए विकल्प सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब आपने क्या सेलेक्ट किया? सही विकल्प इसका आपने अगर आचार्य नरेंद्र देव सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। और भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अगर आपने मागधी अपभ्रंश से बताया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर की बोली इसमें से कौन सी है? तो आप जानते हैं ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है आपकी बुंदेली। विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
यह मथुरा क्षेत्र की भाषा है। आइए बढ़ते हैं अगला। यह दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने कश्चिद शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की? कालिदास ने कश्चित शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की? कालिदास ने कश्चित शब्द से मेघदूतम की रचना की। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? आपको कालिदास की रचना कुमार संभव में सर्गों की संख्या बताना है, और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया 17 सर्ग तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक में दुर्वासा ऋषि के शाप का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? तो दामोदर शर्मा किस कवि का वास्तविक नाम था? और आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प इसमें भारवी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है कि पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? तो जैसा कि आप जानते हैं किरातार्जुनीयम से संबंधित यह है विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्री हर्ष द्वारा लिखा गया नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? श्री हर्ष द्वारा लिखे गए नैषधीय चरितम में सर्गों की संख्या आपको बतानी है, और आपने जवाब सेलेक्ट किया 22 सर्ग, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कौन सा नाटककार अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते थे? कौन से नाटककार अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते थे? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा भवभूति, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वेणी संहारम नामक नाटक के रचयिता हैं। वेणी संहारम नामक नाटक के रचनाकार कौन हैं? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया भट्ट नारायण, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न, भवभूतिकृत महावीर चरित नाटक के किस अंक में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा इसका 7वें अंक में, विकल्प डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, और आपने उच्चरित में उपसर्ग अगर सेलेक्ट कर लिया है उत, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप था धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प बी अधिष्ठित, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांव के दोनों ओर सड़क है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? गांव के दोनों ओर सड़क है, इसका संस्कृत अनुवाद आपको बताना है, और आपने उत्तर में क्या सेलेक्ट किया? ग्रामम
उभयतः राजमार्गम अस्ति। सी विकल्प अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि रामाष्टिकते में कौन सी संधि है? तो रामाष्टिकते में संधि का चयन करना है आपको, और आपने इष्टुत्व संधि बताया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वध्वैश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद बनेगा आपका पदुधन ऐश्वर्य पदवैश्वर्य, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप क्या होगा? पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप आपसे पूछा जा रहा है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है पितरो, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास का उदाहरण इसमें कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उत्तर में क्या सेलेक्ट किया? आपने उत्तर में सेलेक्ट किया द्विगु समास में पसेरी, विकल्प बी इसका सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसमें मास, भ्रमर और यजमान तीनों ही तत्सम शब्द हैं, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द का आपको चयन करना है और आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी सागर, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है इसका आपको चयन करना है। तो इसमें तत्सम शब्द मिलेगा आपको पुष्प, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है इसका आपको चयन करना है। और अगर आपने तद्भव शब्द में चयन किया विकल्प डी मगन, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घास खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घास खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और तो घास खाना मुहावरे का अर्थ बनेगा घोर मूर्खता का परिचय देना, बी विकल्प अगर आपने चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा? तो मखमली जूते मारना, इसका मुहावरे का अर्थ बनेगा मीठी बातों से लज्जित करना, बी विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। तो इसमें पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न में से दास का पर्यायवाची आपको बताना था। दास का पर्यायवाची आपको बताना था, तो दास का पर्यायवाची शब्द बनेगा भृत्य,
विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अंशुमाली शब्द का इसमें पर्याय कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी सूर्य। अगला प्रश्न, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया अनिल। अनल अग्नि का होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त का विलोम क्या होगा? संयुक्त का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब बनेगा संयुक्त का एकाकी विलोम होगा, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि असमर्थ का विलोम क्या होगा? असमर्थ शब्द का विलोम क्या होगा, यह आपको जवाब देना है। असमर्थ शब्द का विलोम बनेगा सक्षम, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी इसका संश्लिष्ट का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है? इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है? तो विकल्प इसका विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो जवाब इसमें आपका डी विकल्प राइट आंसर बनेगा। तो और य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में से क्या है? तो से अलग होने के संदर्भ में है, तो विकल्प आप सही चुनेंगे आपादान, ही विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाषा की कौन सी विशेषता इसमें से सही है? भाषा की कौन सी विशेषता इसमें सही है? तो भाषा की इसमें भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती और भाषा सामाजिक संपत्ति है। तीनों विकल्प इसमें। तो इसमें जो है तीनों ही विकल्प। चाहिए उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। इसके तीनों ही विकल्प सही। अगला प्रश्न है कि भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। तो भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। भाषा का जादूगर कहा जाता है पूजन सहाय जी को, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड पत्रिका थी। उदंत मार्तंड पत्रिका जो है यह साप्ताहिक पत्र था, डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य इसमें
साधना है विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्टाज विधा में बंगाल के अकाल का चित्रण? तो बंगाल के अकाल का चित्रण किया गया है तूफानों के बीच, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति? तो लोहे के दीवार के दोनों ओर इस कृति के रचनाकार हैं यशपाल, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन? तो कविता के नए प्रतिमान कृति के रचनाकार आपको बताना है, और आपने अगर उत्तर में सेलेक्ट किया है नामवर सिंह को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि विश्वंभर में कौन सा समास है? विश्वंभर में आपको समास बताना है, और आपने विश्वंभर में समास अगर सेलेक्ट कर लिया है बहुव्रीहि तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र शब्द का संधि विच्छेद बनेगा विश्वधन अमित्र विश्वामित्र, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा? तो शुद्ध वाक्य इसमें वह दंड के योग्य है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या? तो एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, यानी एक बुराई पर दूसरी बुराई हावी होना, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला, जहां पहुंचा न जा सके के लिए वाक्यांश क्या होगा? जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए वाक्यांश बनेगा आपका अगम, डी विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि गौशाला में समास है। गौशाला शब्द में समास आपको बताना है, तो गौशाला शब्द में समास क्या बनेगा? विकल्प डी तत्पुरुष इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दही बड़ा में कौन सा समास? दही बड़ा में कौन सा समास है आपको बताना है, तो दही बड़ा में तत्पुरुष समास है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि हरियाणवी बोली किस प्रकार से विकसित, किस अपभ्रंश से विकसित है? तो हरियाणवी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जवाब हो जाएगा इसका सौर सेनी अपभ्रंश, डी विकल्प इस बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी गई। पाली भाषा की समय सीमा इसमें से क्या मानी गई है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट किया 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तो बिल्कुल। अगला प्रश्न, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका जवाब हो जाएगा अवधी, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाहि, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां हैं रस खान की, बी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे, लसी या तुलसी की कला, तो यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह हरिऔध की पंक्तियां, विकल्प
30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन? तो रामचरितमानस में तीसरा कांड आपका बाल कांड, अयोध्या कांड और उसके बाद आता है अरण्य कांड। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? जवाब हो जाएगा रीतकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। डी विकल्प इसका राइट आंसर। कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले हैं प्रसिद्ध तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्म सिंह शर्मा जी। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए विकल्प इसका राइट आंसर। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से इस कृति के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। डी विकल्प इसका राइट आंसर। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 67। कामायनी कृति की विधा क्या है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत सही जवाब देंगे। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव निबंध के लेखक कौन है? भोला राम का जीव निबंध के लेखक कौन है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया हरिशंकर परसाई जी को। डी विकल्प के साथ गए आप तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है? तो गेहूं और गुलाब कृति जो है इसमें गेहूं भूख का प्रतीक। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो ललित निबंधकार इसमें कुबेरनाथ राय जी हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार कौन है? स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो स्ट्राइक एकांकी लिखने वाले हैं भुवनेश्वर। विकल्प डी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? और अगर आपने इसका जवाब सेलेक्ट किया है जानकी मंगल तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के 485 के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूछा जा रहा है आपसे कि 485 जो है इस उपन्यास का जो बंगला संस्करण प्रकाशित हुआ था उसका अनुवाद भारतेंदु ने किस नाटक में किया? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया विद्या सुंदर।
तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? साहित्य का वह कौन सा काल है जिसको जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हरिऔध कृत प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला था? हरिऔध द्वारा लिखा गया जो प्रिय प्रवास है, इसके लिए कौन सा सम्मान दिया गया? तो आप जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनके प्रिय प्रवास कृति के लिए मांगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। सी विकल्प के साथ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर पे हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना इसमें से कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की इसमें पहली रचना आपको बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया गिरजे का घंटा, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में एक यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? आपको जवाब बताना है और अगर आपने उत्तर सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन सोया हुआ जल, बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का कौन सा उपन्यास आधुनिकता से अधिक प्रभावित है? और अगर आपने इसका जवाब सेलेक्ट किया है न आने वाला कल, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन सा है? तो बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास, इसमें बड़ा ही चर्चित उपन्यास है आपका बंटी, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंसानी नस्ल किस महिला कथाकार की कहानी है? इंसानी नस्ल किस महिला कथाकार की कहानी है? और उत्तर में अगर आपने सेलेक्ट किया नासिरा शर्मा को, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पुनर्वा के रचनाकार कौन है? पुनर्वा कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पुनर्वा जो है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी द्वारा लिखा गया है। सी विकल्प के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर पर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुखमय जीवन की विधा क्या है? तो आप जानते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई यह कहानी विधा की रचना है और इसका बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका कौन मानी जाती है? आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में जानी जाती हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें पंग महिला के नाम से आप जानते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 है कि पिता दर पिता के रचनाकार कौन है? पिता दर पिता कृति के रचनाकार कौन है? और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया रमेश बख्शी जी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बचपन के 2 दिन आत्मकथा किसकी है? बचपन के 2 दिन आत्मकथा किसकी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो बचपन के 2 दिन आत्मकथा के रचनाकार डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हंस पढ़ कुसुमों में छविगान, जहां जग में पद चिन्हित पुनीत, यह पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह
गुंजन से अवतरित पंक्तियां हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? और इसका जवाब आपको बताना है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के रचनाकार कौन है? और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया सुमित्रानंदन पंत जी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय कृत प्रेमचंद्र की जीवनी इसमें से कौन सी है? प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। जबकि यह मदन राय गोपाल द्वारा लिखी गई कलम का मजदूर कृति है और वह उनकी पत्नी शिवरानी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद्र घर में है। तीनों ही रचनाएं प्रेमचंद की ही जीवनी है, लेकिन इसमें अमृत राय द्वारा लिखी गई रचना बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बड़ा ही चर्चित प्रश्न है कि अमर सिंह राठौर नाटक के नाटककार कौन है? तो आप जानते हैं अमर सिंह राठौर नाटक लिखने वाले हैं राधा चरण गोस्वामी जी। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? देवताओं से हमारी बातचीत निबंध के निबंधकार कौन हैं? और उत्तर में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रणभंग काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रणभंग जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ठाकुर गुरुभक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध कृति नूरजहां क्या है? ठाकुर गुरुभक्त सिंह द्वारा लिखी गई नूरजहां कृति जो है यह भी एक प्रबंध काव्य है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौर्य विजय काव्य है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं कि वीरांगना उपन्यास लिखा गया है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केशवदास किस काव्य संप्रदाय से संबद्ध हैं? केशवदास किस काव्य संप्रदाय से संबद्ध हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं केशवदास अलंकार संप्रदाय से संबद्ध हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो इसमें नकेन में नरेश केसरी कुमार और नलिन विलोचन शर्मा 3 लोग आते हैं, जबकि केदारनाथ सिंह नकेनवाद या प्रपदवाद के रचनाकारों में गिनती नहीं होती इनकी। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र वर्मा की प्रसिद्धि किस रूप में? रामचंद्र वर्मा की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो रामचंद्र वर्मा एक कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ई ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है पल्लव को।
सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उपसर्ग रहित शब्द इसमें से कौन सा है। तो उपसर्ग रहित शब्द इसमें आपको चयन करना है, और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है सुरेश को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, और आपने पुरोहित में उपसर्ग सेलेक्ट किया पुरः, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। इसमें कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आपने बहाव बी विकल्प चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 102 है कि मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। यह वाक्य कैसा है, सरल, संयुक्त, मिश्र या साधारण। और आपने जवाब में अगर मिश्र वाक्य सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, और इसमें से शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी होगी। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा, तीनों विकल्प गलत हैं। इसका मतलब है कि अंतर ध्यान जो राइट आंसर आपका डी बन रहा है, और डी के साथ आप गए तो बिल्कुल सही उत्तर पर हैं आप। 104 प्रश्न संख्या है, फिर शुद्ध वर्तनी आपको चयन करनी है। इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी होगी। तो आपका बी विकल्प, डी विकल्प और सी विकल्प गलत है। तो सही विकल्प आपका कौन सा है। अगर आपने ए विकल्प चुना था, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन आपको करना है, और आपने चुना है पुल्लिंग शब्द चयन में विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। व्यय शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, बम किस भाषा का शब्द है। बम किस भाषा का शब्द है। बम शब्द जो है यह डच भाषा का शब्द है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सारस शब्द कैसा है। सारस शब्द जो है यह पुल्लिंग है, डी विकल्प इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें आपकी पढ़ाई, मिठास, खटास, ये भाववाचक संज्ञा है। विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है। तो इसमें छात्र, राजनेता और शिक्षक जातिवाचक संज्ञा हैं। विकल्प डी के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है, डी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कौन सा अर्ध विराम चिन्ह इसमें से है। अर्ध विराम चिन्ह को आपको चयनित करना है। तो आप जानते हैं सेमी कोलन जो आपका है यही अर्ध विराम होता है, और यह अल्प विराम होता है, कामा जिसे आप कहते हैं। तो डी विकल्प के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट किया व्यभिचारी भाव, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप, डी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि लपटी पुहुप पराग पद शनि स्वेद मकरंद, इसमें कौन सा काव्य दोष है? लपटी पुहुप पराग पद शनि स्वेद मकरंद, और आपने उत्तर सेलेक्ट किया अधिक पदत्व दोष, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नृप को क हम दीजिए अथवा मत गजेंद्र में प्रमुख दोष कौन सा है? तो इसमें आपका दुष्क्रमत्व दोष है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वेद कंप रोमांच स्तंभ स्वर भंग असुनिर्वेद प्रलय गर्व वैवाण्य आदि में कौन सा जोड़ा सात्विक अनुभाव का नहीं है? आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर बनेगा निर्वेद और गर्व, ही विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है भोज्य भोजक का संबंध किस आचार्य से संबंधित? भोज्य भोजक का संबंध किस आचार्य से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा इसमें विकल्प डी, इसमें से कोई। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के कौन से आचार्य उपचयवाद से संबंधित हैं? तो रस सूत्र के कौन से आचार्य उपचयवाद से संबंधित हैं? इसका आपको जवाब बताना है, और उत्तर में आपने भट्टलूलट को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी दो नारी पात्र अपने प्राणों का बलिदान करती हैं? तो अपने प्राणों का बलिदान करने वाली जो नारी पात्र इसमें हैं वे कल्याणी और मालविका हैं, विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र की पहचान कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक में पुरुष पात्र की पहचान आपको करनी है, और आपने उत्तर में विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त को सेलेक्ट किया, विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है आपको। इसमें जो है एकांकी और उनकी नायिकाओं के साथ आपको सुमेलित करना है। तो रेशमी टाई की पात्र है ललिता, और 18 जुलाई की शाम की पात्र जो है वह है उषा। टेस एकांकी की पात्र है प्रभात कुमारी, और इंद्रधनुष की मंजू। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन में डोलत अंगारन के पुंज हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, और आपने उत्तर में अतियुक्त सेलेक्ट किया, बी विकल्प, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम यग खग बधिक। तो यह जो है परंपरित रूपक का उदाहरण है, कि विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंचल में दूध और आंखों में पानी में कौन सी शब्द शक्ति है? तो आंचल में दूध और आंखों में पानी, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, विकल्प इसका
राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया? ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया? जवाब हो जाएगा ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने वाले आचार्य हैं अनिक महोदय, विकल्प बी इसका राइट आंसर। और अगला है प्रश्न कि मीत तिहारे बदन पर मुंह रखता दरसात, मम मुख दर्पण विमल हैं आज विदित यह बात। मीत तिहारे बदन पर मुंह रखता दरसात, मम मुख दर्पण विमल हैं आज विदित यह बात। इसमें आपको बताना है कौन सी शब्द शक्ति है। यह शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुमानवादी आचार्य इसमें से कौन माने जाते हैं? अनुमानवादी आचार्य माने जाते हैं महीम भट्ट, विकल्प बी इसका राइट आंसर। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज की पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।